आपके मुद्दे लेकर। चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के ठीक पहले एक फायर ब्रांड नेता आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को जेल से रिहा किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के आईटी सेल, बीजेपी के जो ईडी है उसके जो तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस के कई सारे नेताओं को भाजपा में शामिल होने का दबाव बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही देश के तमाम मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। 400 पार का नारा देकर संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है। आज आपके अनुसार इस देश की जनता के अधिकार बनाम 5 किलो अनाज बन गया है। ये चुनाव इसी मुद्दे पर होना है कि आपके अधिकार बचेंगे या 5 किलो अनाज बचेगा, जो दिया जा रहा है आपको। हम अपने गेस्ट सुब्रत चटर्जी का स्वागत करते हुए हम इस सवाल को बहुत ही उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है देश में और क्या होने जा रहा है। जनता ने जिसे अपने खून से आजादी को हक हासिल किया था, एकता, समानता, बंधुत्व की बातें की थी, आज वो खतरे में किस तरह से है, हम जानेंगे अपने आज के गेस्ट सुब्रत चटर्जी जी। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समर भूमि में। नमस्कार, धन्यवाद। सुब्रत जी, आज देख पा रहे हैं कि अभी चुनाव होने जा रहा है 19 फरवरी अप्रैल से और पहला वोटिंग होगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संजय सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता को जेल से रिहा किया गया है। तो संजय सिंह की जेल से रिहाई को आप किस रूप में देखते हैं? और इसके साथ ही मेरा सवाल और जुड़ा रहेगा कि संजय सिंह की रिहाई के साथ ही जिस तरह से कांग्रेस के नेता को उठा करके भाजपा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? चलिए, आपके सवाल का एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि संजय सिंह की रिहाई जो है वो एक रूटीन है, उसको एक्सेप्शन मानने की भूल नहीं की जाए। संजय सिंह की रिहाई उसी केस में हुई है जिस केस में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल बंद है। ठीक है। अब क्या है कि अगर संजय सिंह के केस में कोई मेरिट नहीं है, यानी शराब नीति के घोटाले के केस में कोई मेरिट नहीं है, तो इनके केस में मेरिट कहाँ से? न यहाँ कोई रिकवरी हुई, न वहां कोई रिकवरी है। रिकवरी तो कहीं नहीं है, न मनीष सिसोदिया के पास। मनी टेल अगर कहीं है तो वो बीजेपी की तरफ जाता है, क्योंकि 55-60 करोड़ रुपए का चंदा तो बीजेपी ने खाया है। ये अलग बात है कि बीजेपी की सरकार, जो केंद्रीय सरकार, वो दिल्ली सरकार की शराब नीति नहीं बना सकती थी। दिल्ली सरकार ने अपनी शराब नीति बनाई। इसीलिए कुछ लोगों का ये सोचना, या आम आदमी पार्टी वाले भी कुछ कुछ कह रहे हैं कि शराब घोटाला तो केंद्र सरकार ने किया, ये भी एक बेवकूफी की बात है। शराब घोटाला हो या नहीं हो, अगर तुम कंसीड करते हो कि शराब घोटाला है, तब तो तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो आप इस तरह की बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हैं? देखो, मजेदार बात क्या है ना कि आदमी जोश में होश खो लेता है। ये अलग बात है कि 55 करोड़ रुपया उसने केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराने के लिए, उनके अगेंस्ट में गवाही देकर अपनी जान बचाने के लिए रेड्डी ने बीजेपी को दिया, ये एक दूसरा इशू है। लेकिन ये कहना कि शराब घोटाले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये एक बेवकूफाना। आपको सीधे कहना चाहिए कि आपने पैसे भी खाए, एक्सटॉर्शन भी किया और हमारे अगेंस्ट में एक झूठे गवाह को खड़ा कर दिया। ठीक है। तो ये कहने से एक संतुलित उत्तर होता है, लेकिन ये लोग जोश में होश होकर अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। सिर्फ मोदी अकेला पागल थोड़े ना है इस देश में, बहुत सारे इनको समझ ही नहीं आता ये क्या कहते हैं, उसका क्या इम्पोर्ट होगा, उसका क्या मैसेज जाएगा जनता में, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें क्या मैसेज जाएगा, ये समझने की हैसियत ही नहीं ज्यादातर, क्योंकि वो हिंदी भाषियों का एक लिमिटेशन है। खैर छोड़ो, संजय सिंह की जो रिहाई हुई उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जब मामला यहाँ तक पहुंच गया कि आप ये बताएं कि आपके पास मनी ट्रेल नहीं है,
कुछ नहीं है, तो आप किस बिना पर इनको बंद करके रखे हुए हैं? वेर आर द 2 करोड़ रुपीज? अगर आप इसको जवाब नहीं देते तो हम आपको ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर पास करने का मतलब क्या है? पीएमएलए की एक्ट की धारा 45 को ही निरस्त कर दी थी सुप्रीम कोर्ट उसकी। ये धारा 45 में जो दिया हुआ है कि किसी को भी बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है कि आप किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम इंडियन पेनल कोड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लो मैंने किसी का मर्डर भी किया है, तो मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि मैं अपने खिलाफ गवाही दूं। आप प्रूफ कीजिए कि मैंने मर्डर किया है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। तो अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है, सेक्शन 45 को निरस्त कर देता है, तब क्या होता? तब ईडी ने जितने लोगों को पकड़ा है सबको उसी ग्राउंड पर छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि जो संजय सिंह को बेल दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन आया कि इस बेल को आप दूसरे केस में एक नजीर के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पेश किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए कोर्ट में, उसके राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के लिए पक्ष में पैरवी करते हुए इस चीज का रेफरेंस दिया। नहीं कर सकते हैं बोलने से तो नहीं होगा ना। यू कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। आप एक ही मुंह से तो हंसना और रोना नहीं कर सकते, ठीक है ना? खाना और उगलना नहीं कर सकते। तो वो बोलने से तो सुप्रीम कोर्ट का होगा नहीं। वो बोला, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अभिषेक मनु सिंघवी पर कोई एक्शन लेगी क्या सुप्रीम कोर्ट? कभी नहीं, क्योंकि वो आपने जो किया है उसी को तो एग्जाम्पल पेश कर रहा है। तो आप बोलिए कि आपने गलत कहा था। आइदर ऑफ द टू कैन बी ट्रू। या तो आप गलत हैं या तो नहीं तो आप सही। हर बार सुप्रीम कोर्ट हमारी इसी तरह की हालत में आकर कहते कि क्योंकि ये जो भी जजमेंट दे रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक, बहुत या तो सरकार के फेवर में दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में दे रहे हैं। और सरकार के फेवर में देने का मतलब, मोदी सरकार के फेवर में फैसला देने का मतलब संविधान के खिलाफ फैसला है। क्योंकि मोदी सरकार को कोई भी नीति जो है आज तक 2014 से लेकर अभी तक, कोई भी नीति, कोई भी नीतिगत फैसला संवैधानिक रूप से, कानून सम्मत रूप से सही नहीं है, जिसकी पड़ताल शायद आने वाले समय में होगी। अभी वो समय नहीं है, ठीक है? तो अगर आप उसके फेवर में दे रहे हैं, इसका मतलब आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कम से कम अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं। राम मंदिर से लेकर, राफेल से लेकर, जितने भी केसेस हुए हैं, नोटबंदी से लेकर, सारे फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मोदी के सारे फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। आप उसके सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है? संजय सिंह के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 45 को निरस्त कर देती, तब क्या होता? तब तो सारे बेदाग छूट जाते। इसलिए संजय सिंह को रिहा करना मजबूरी थी और ईडी वहां पर चुप रह गया। पहला कारण यह था, और सबसे बड़ा कारण यही था। नहीं तो ईडी चुप नहीं रहती। ईडी की तरफ से जो वकील थे वो बेवकूफ थोड़े रहते। उनको मालूम था कि अगला स्टेप सुप्रीम कोर्ट क्या करने का, और वी विल पास एन ऑर्डर, ये वर्डिंग था। क्या ऑर्डर पास करते आप? रिहाई तो ऑर्डर नहीं है। रिहाई ऑर्डर नहीं है क्या? आप ऑर्डर ये पास करने वाले थे कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर, उनकी संवैधानिकता पर सवाल खड़ा कर देते, तब कहा जाता है ईडी। इसलिए ईडी चुपचाप रही और संजय सिंह को निकलने दिया। देखो क्या होता है ना, ज्यादा चालाक आदमी को ना 3 जगह लगता है। एक गांव में कहावत है, मैं तुम लोगों को सुना देता हूँ। एक आदमी, 2 आदमी शहर से लौट रहा था, गांव में अंधेरे में वो रोड पार कर रहा था। तो एक बहुत चालाक था, एक बेवकूफ था। बेवकूफ आगे आगे जा रहा था, चालाक पीछे पीछे जा रहा था। तो बेवकूफ के पैर में गोबर लगा। बेवकूफ क्या किया, पैर अपना पोंछ पाछ के आगे बढ़ गया, चला गया। चालाक पीछे पीछे था। अब उसके पैर में जब वही गोबर लगा, तो उसके दिमाग में आखिर है क्या? देखे तो अब अंधेरे में तो कुछ सूझ नहीं रहा। वो पैर उठा करके उंगली में लिया, उसके हाथ में गोबर लगा, फिर उसमें भी समझ में नहीं आया, तो सूंघने गया तो नाक में भी लग गया। तो चालाक को 3 जगह लगता है, समझे ना? जहां से बेवकूफ पार कर जाता है, वहीं पर चालाक आदमी को 3 जगह लगता है गोबर। तो मोदी गवर्नमेंट की यही हालत हो गई है। वो एक चालाकी करने जाता है और क्या कहता है, 3 जगह गोबर लगा कर बैठाता है।
अब तुम्हारे सवाल का दूसरा पक्ष ये है कि ईडी का दबाव बढ़ता है, तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही लिख दिया था कि अगर आपको लगता है, मेरे आर्टिकल को याद करो, कि इलेक्शन चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ईडी वगैरह अपना काम बंद कर देगी, तो ऐसे ही आप बेवकूफ़ी की दुनिया में जाते हैं। आप क्रिमिनल लोगों की सरकार की मंशा या उनके चरित्र को नहीं समझते हैं। आपको नहीं मालूम होता है कि क्रिमिनल मरने के पहले कितनी तेज लड़ाई करता है। तो वो तो होगा। दूसरी बात क्या है, एक इशू है गौरव भल्ला और इस सब के बारे में बातें हो रही है। देखो, फ्लोर क्रॉसिंग क्रॉसिंग किसी भी चुनाव के पहले हमेशा से होता है। कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के कांग्रेस में आएंगे, किसी के राजद में जाएंगे, कहीं के जदयू में जाएंगे। ये फ्लोर क्रॉसिंग क्या शो करता है? क्यों, क्या ये यही शो करता है कि सारी दक्षिणपंथी राजनीति जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जाकर एक सेल्फिश इंटरेस्ट से किया जाता है, एक स्वार्थ के वश होकर किया जाता है। हमें पावर चाहिए, हमें पावर के थ्रू से पैसा चाहिए, हमें टिकट चाहिए, हमें किसी बोर्ड का चेयरमैन बनना है, कहीं पर कुछ कमिटी में घुस जाना है। हर लोग तो यही चाहता है, नहीं तो राजनीति करेगा कौन? राजनीति कोई पेड जॉब तो है नहीं, उल्टे जेब से खर्चा होता है, जिंदगी खप जाती है। तो गौरव भल्ला वगैरह वैसे भी कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल हुआ करते थे, ठीक है, वो चले गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूसरा कौन गया है, तुमने कहा था? वो संजय निरुपम। संजय निरुपम वैसे ही शिवसेना से आया हुआ था, वो तो कांग्रेस का कभी था ही नहीं, है ना। तो एक तरह से उसकी घर वापसी हुई। इस तरह से लोग आते जाते रहेंगे, इससे चुनाव के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। क्योंकि देखो, जनता, असल बात ये है, मामला ये है कि हमें देखना है कि ये चुनाव जो है क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है, क्या टीएमसी और बीजेपी के बीच में हो रही है, क्या शिवसेना बीजेपी के बीच में हो रही है। एक्चुअली ये चुनाव, जहां तक मेरी समझ है, ये जनता और व्यवस्था के बीच में हो रही है। चूंकि व्यवस्था, सत्ता जो है वो व्यवस्था का पोषक है, और ये वर्तमान सत्ता जो है वो क्रूर व्यवस्था का सबसे क्रूर पोषक है। इसीलिए उसके पीछे एक जनता गोलबंद होकर लड़ रही है। मैं बार बार बताता हूँ, लोग कहते हैं राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि 1977 नहीं है, आज ही आर्टिकल आया है दैनिक भास्कर में कि कहाँ पर है ना, 1977 होता नहीं है, 1977 हमेशा रहता है। रिवोल्ट जो होता है, ऑपोजिशन जो होता है, हमेशा रहता है। बिल्कुल सुब्रतो जी, मुझे मुझे याद है, सर आपको भी याद होगा, 2004 में जब इंडिया साइनिंग का जोड़ था, आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, वाजपेयी थे और लोग थे, तो इंडिया साइनिंग के ऊपर जोड़ था, अखबार में विज्ञापन थे, टीवी पर विज्ञापनें थी, सड़कों पर विज्ञापन दिख रहा था इंडिया साइनिंग का, और चुनाव उस दौर में हुआ। कांग्रेस कहीं दिखती भी नहीं थी उस वक्त, मुझे, मैंने जो रीडिंग किया था उस वक्त में। और जब वो रिजल्ट आया पोलिंग के, आफ्टर पोलिंग, तो मैंने देखा कि कांग्रेस स्विप कर रही है, स्विप कर गई, अब गवर्नमेंट बनाने की बात आ गई, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात चली आई थी। तो उसी समय मैंने एज्यूम किया था कि ऐसा तो लगता है कि जनता जनता जो है अपना डिसीजन देती है, और ठीक मुझे आज भी वही चीज लग रहा है कि जनता और बीजेपी के बीच की लड़ाई चल रही है। मैं एक सवाल यहाँ पाऊंगा, तो उसी सवाल मुझे एक चीज और कहना था। अभी आपने कहा था संजय सिंह के बारे में, तो मेरा कहना है जितना स्ट्रिक्ट संजय सिंह के केस में सीजीआई हुई है, उतना ही स्ट्रिक्ट या उतने ही क्वेश्चन से अरविंद केजरीवाल सवाल पर नहीं पूछती है, साल भर से बंद मनीष सिसोदिया सवाल पर नहीं पूछती है। तो क्या आपको ये ऐसा लगता आपको है कि अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने के लिए उनके जो प्रभाव, जो बढ़ते हुए प्रभाव थे उनके जेल जाने के बाद, जैसा कि भगत सिंह ने कहा था कभी कि मरा हुआ भगत सिंह जितना भगत सिंह से अधिक खतरनाक हुआ समाजवाद के लिए, तो जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जेल में बाहर अरविंद केजरीवाल से अधिक खतरनाक साबित होगा भाजपा के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, या उससे जो छटपटाहटें हो रही थी शासक वर्ग को रोकने के लिए, संजय सिंह को बेल दिया गया? नहीं 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 नहीं, ये सब कयासबाजी है, ऐसा कोई नहीं है। और ये भी समझने की और मानने की कोई जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सीधे जस्टिस जो है वो मोदी के हिज मास्टर्स बॉयज हैं, ऐसा भी नहीं है। देखो,
अपनी अपनी लॉ और कोर्ट्स जो है ना, ये अपने तरीके से चलते रहते हैं। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले मोदी के फेवर में आए, ठीक है, लेकिन वो जमाना अलग था। चंद्रचूड़ के बाद जमाना थोड़ा सा बदला है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि संजय सिंह को बेल देकर वो अरविंद केजरीवाल के प्रभाव को खत्म कैसे कर सकते हैं? वो तो हर गली गली में जाकर आप बोलेगा केजरीवाल के लिए वोट मांगेगा। ये तो उल्टा होगा, क्योंकि एक्चुअली अगर तुम देखो आम आदमी पार्टी में जमीनी जो नेता है, जमीनी स्तर का, ग्राउंड लेवल का, वो कौन है? एकमात्र संजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल आंदोलन की पैदाइश है, आतिशी वही है, मनीष वही है, सत्यन जैन वही है, राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम्हारा वो जो है संदीप जो है वो भी वही है। मेन जो जमीनी स्तर का नेता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जौनपुर वहीं के रहने वाले है ना, या जौनपुर, ये नहीं जौनपुर नहीं, जौनपुर तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हाँ, और उत्तर प्रदेश में। वहां से लेकर दिल्ली तक जो जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ी है, एकमात्र आदमी है संजय सिंह। इसीलिए उसका जो मास अपील है वो इन लोगों से भी ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी उनसे ज्यादा है। मेन ऑर्गेनाइजेशन आम आदमी पार्टी में जो देखता है वो संजय सिंह है, वो मनीष सिसोदिया नहीं है ना। यूफोरिया और नारेबाजी और स्लोगनियरिंग करके आंदोलन चला के जीत जाना अलग बात है, लेकिन उस जीत को सस्टेन करने के लिए लंबे समय तक, देखो एक चुनाव जीतना किसी आदमी के लिए संभव हो सकता है विभिन्न फैक्टर से, लेकिन दोबारा जीतने के लिए आपको उस मोमेंटम को 5 साल तक सस्टेन करना आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ आपका वो सपोर्ट बेस होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, आपको लड़ाई में रहते हुए दिखना चाहिए, तब जाकर आप करेंगे, है ना। खासकर दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर कास्ट फैक्टर वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, जैसे यूपी बिहार में हमारे करता है, तो वहां पर संजय सिंह को छोड़ना तो मोदी के लिए सुइसाइडल है। अगर वो जानबूझकर छोड़ा है तो वो तो खुदकुशी कर रहा है, वो है ही नहीं, एक्चुअली कोई रास्ता ही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी केजरीवाल का केस आया ही कहा है। केजरीवाल का केस तो विदाउट रेवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो भी छूटेंगे, ये भी आप लिख कर रख लो, क्योंकि वो उसको भी आप बंद करके नहीं रख सकते हैं। वह भी वही सवाल खड़ा होगा जो यहाँ पर आर्गुमेंट दिया गया, सिंघवी केस लड़े या सिब्बल लड़े, वो तो सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट करेगा ना। आपने हुजूर माय लॉर्ड पिछले केस में पूछा था कि वेयर इज द मनी ट्रेल, इसमें भी तो वही बात है, वेयर इज द मनी ट्रेल। जी बिल्कुल, समझे ना, तो वहां पर जाकर तो वही बात हो जाएगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है कि इसको प्रेसिडेंस के रूप में नहीं यूज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को प्रेसिडेंस के रूप में यूज करेगी और इनको बेल देगी। बिल्कुल वो करने बिल्कुल के लिए बाध्य है, क्योंकि वो बात है। दे कैन नॉट ईट देयर वर्ड्स। वो अपने ही स्टैंड से पीछे तो नहीं जा सकते ना। ये नहीं बोल सकते ना कि संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं है इसलिए हम नहीं छोड़ रहे। ऐसा कौन बेवकूफ करता है? क्या इमेज बनाएगी सुप्रीम कोर्ट अपना? इसलिए संजय सिंह का बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, बाकी लोगों के बेल का रास्ता खोल दिया। और इनका ही नहीं, और भी लोग जो बैठे हुए हैं, जो इसकी बेटी तेलंगाना वाले चीफ मिनिस्टर की बेटी जो कविता जो बैठी हुई है, उसके लिए भी रास्ता खुल गया है, बिकॉज देर इज नो मनी ट्रेल। अब तो सवाल इस पर उठ रहा है कि मनी ट्रेल नहीं है तो आप कैसे बंद कर रहे हैं? क्या मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? मामला उधर जा रहा है। इसलिए देखो, जैसे राजनीति में जाड़ा में एक कंकड़ फेंक कर रिएक्शन देखा जाता है, उसी तरह न्यायपालिका भी एक कंकड़ फेंक कर सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रिया को देखती है। संजय सिंह को बेल देकर वो क्या कर रही है कि सेक्शन 45 पीएमएलए को निरस्त करने के लिए ग्राउंड बना रही है, जिसमें उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, तब वो कोर्ट करेगी देखिए फलना 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 केस में बिना किसी मनी ट्रेल के लोगों को पकड़ा गया, 1.5 साल तक जेल में रखा गया, 6 महीने तक जेल में रखा गया, बाद में उनको ईडी कोई सबूत नहीं पेश कर सकी, इसलिए चूंकि ये मौलिक अधिकार सेक्शन 21 का हनन है, इसीलिए हम इस धारा को निरस्त करते हैं।
उसको धारा को निरस्त करने के लिए भी तो केस चाहिए, फैक्ट बिल्कुल। चाहिए। सुब्रतो जी, सुब्रतो दो जी, दो मेरा दो मेरा मेरा स्थितियां होती है। कहना रहेगा। देखो थोड़ा 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 सा मुझे 1 मिनट समय दो। दो स्थितियां होती है। एक तो होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को गैर संवैधानिक मानते हुए प्राइमा फेसी रिजेक्ट कर दे, ठीक है। एक होता है कि जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी मामले में, यानी उस कानून को जब जमीन पर उतार कर आप कई लोगों को उसको फंसा कर ये काम कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को, इसको उसको, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि वो एग्जाम्पल्स रखकर मैंने क्यों ये डिसीजन दिया उसको भी जस्टिफाई करती है। ये इसलिए ये दोनों बातें अलग अलग है। एक है कि ये कानून ही गैर 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 संवैधानिक हटाओ उसको, है ना, उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ है, कानून आया है, लेकिन जब कानून आया है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करके आप लोगों को सता रहे हैं तो चक्षुषम किम प्रमाणम, देखो ऐसे ऐसे लोगों को सताया गया, इसलिए ये कानून की ये धारा जो है इसको हम निरस्त कर, फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता, कहीं अपील में जाने की गुंजाइश नहीं रहती। वो मैं तुम्हें पिछले पॉडकास्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑक्टोपस से वो 8 हाथों से झगड़ता है, वो जहां पर जकड़ के लाके मारेगा फिर पानी नहीं मांगेंगे। यही स्थिति होने जा रही है कि अभी ईवीएम में भी है। बिल्कुल। सुब्रतो जी, अभी मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका। वो उनका एक कोट था कि अरविंद केजरीवाल साधारण लोग नहीं हैं, भारत की राजनीति के सबसे दिग्गज हैं वो, मतलब बहुत ही माने जिस जिस बैकग्राउंड से आए हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं और बीजेपी उनको फँसा करके खुद को बर्बादी के कगार पर ले आई है। तो संजय सिंह का मामला, जो ही अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, संजय सिंह की रिहाई हो जाती है और इस केस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बल्कि कानून पर भी क्वेश्चन मार्क लगने की बात चली जाती है। तो क्या आप उन पत्रकार के इस वक्तव्य से सहमत हैं कि मतलब अरविंद केजरीवाल भारत की पॉलिटिक्स में जिस तरह का एक अचीवमेंट, मील का पत्थर जोड़े हैं, वो बहुत बड़ी चीज है? देखो ऐसा है ना, हिंदी के पत्रकार मैक्सिमम एमए पास होते हैं, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिंदी वगैरह में। इन लोगों के लिए आईआरएस, आईएएस, आईआईटी होना बहुत बड़ी बात होती है। पहली बात तो ये समझो, है ना। हम लोग तो इतना पढ़ा के आईआईटी निकाल चुके हैं कि हम लोग को इस सब चीज का कोई प्रभाव पड़ता है नहीं। कितने सारे बच्चे तो हमारे आईएएस होकर बैठे हुए हैं कहाँ कहाँ पर। तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक नहीं। 21 बिना पर आप कह रहे हैं। देखो क्या है, दिल्ली एक फोकस में रहता है, इसीलिए दिल्ली में जो भी सत्ता संभालेगा वो हमेशा फुल है। क्या पिन्नेरी विजयन कम पढ़े लिखे? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सवाल उसका नहीं है पढ़ा लिखा कौन है, कौन आईआईटी है, कौन नहीं है। केजरीवाल तेज आदमी है, ये भी है, वह आंदोलनकारी है, आंदोलन से उनकी पैदाइश हुई है। और उनके पीछे क्या है कि वो, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था, वो नेहरूवियन सोशलिज्म के कुछ पन्नों को चुराकर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करके लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास का वोट को अपने फेवर में गोलबंद किया है। दूसरी बात क्या है, ये बात सही है कि केजरीवाल मोदी फली जैसे लीडर से तो लाखों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट, इसमें कहीं तो कोई डाउट है नहीं। और मोदी क्या कर रहा है, मोदी बदहवासी में कदम उठा रहा है। मोदी को ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप केजरीवाल को फ्री छोड़े रहते वो शायद 1-2 सीट लेते, लेकिन उनको बंद करने का नतीजा हो कि आपके 7 सीट गायब। यह इस हद तक हिंदी के जो पत्रकार है उनका कहना सही है, गलत नहीं। तो वो उससे मोदी मोदी इनसे सकेगा नहीं। दिमाग देखो, अभी कल का फैसला हाईकोर्ट ने बोल दिया, हम सरकार को चलाने से थोड़ा ना रोक सकते हैं जेल से। वी कैन नॉट, ही कैन रिमेन चीफ मिनिस्टर। कैसा फंसा है देखो। जी। और अभी संजय आपने सिंह बोल रहे हैं कि चिट्ठी, असीमित चिट्ठी लिखने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। ब्रिटिश पीरियड में क्या नेहरू जी और गांधी जी चिट्ठियां नहीं लिखते थे जेल से? क्या वो नेहरू चिट्ठियां बाहर नहीं आती थी? जी लिखते थे मेरी जेल किताब। डायरी किसने, मेरी जेल डायरी बाहर नहीं आई थी जेपी की। तो ये जो बेवकूफी वाले सवाल होते हैं कोर्ट में खड़े होके कि, या नेशनल चैनल्स पर गधों में बहस होती है
कि ईडी के कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल ने कैसे अपना मैसेज बाहर भेजा। अरे ये लॉ ऑफ द लैंड है, कोई भी चिट्ठी भेज सकता है, कोई भी मैसेज भेज सकता है, आप उसको रोक ही नहीं सकते, वो उसका मौलिक अधिकार है। आप किसी के भी कस्टडी में हो। तो ये एक पागलपन चल रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये पागलपन और बेवकूफी का दोनों का एक अद्भुत कॉकटेल है। संभवतः इस मामले में भी बताया गया कि इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद जो है केजरीवाल को गायब कर देंगे। खेल वही था। देखो, केजरीवाल को मुख्तार अंसारी बनाने की भी चेष्टा हो रही है, मुझे जहां तक लग रहा है। इस पर ध्यान रखो तुम लोग। बिल्कुल, इस पर भी हम पूछना चाह रहे थे आपको। अभी आतिशी का एक आरोप था कि जब से केजरीवाल अंदर गए हैं, 12-13 दिन हुए हैं मात्र, 4.5 केजी उनका वेट घटा है, अभी और घटा ही होगा, और उनका जीवन खतरे में है। अभी एक टीवी पर मैं एक डिबेट सुन रहा था, आपको बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे हंसी मजाक करते हुए कि मतलब मजाक उड़ाते हुए कि केजरीवाल नरक जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब मुख्तार अंसारी की प्रक्रिया बढ़ाने की कोशिश केजरीवाल के लिए भी हो सकती है, इसकी भी पूरी संभावना शुरू हो गई दिख है, शुरू हो गई है, संभावना नहीं, शुरू हो गई है। जी। मेरा इस पर एक सवाल रहेगा, और अभी आपने जब मोदी का जिक्र किया है तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि मोदी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, फोकस ऑन राइट फॉर 75 इयर्स हैज केप्ट इंडिया वीक। क्या है ये? मोदी क्रिमिनल है, और हर क्रिमिनल दूसरे किसी को अधिकार देना नहीं चाहता है। देखो, सीरियस नोट पर आते हैं। पूरे भारतीय संविधान में जनता के पास अधिकार, मौलिक अधिकार कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है जनता के हाथ में। बाकी सारे जो पावर्स हैं वो वेस्टेड है विधायिका में, न्यायपालिका में और कार्यपालिका में। जनता के पास कौन सा अधिकार है? अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार में राइट टू लाइफ, राइट टू अर्न लाइवलीहुड, right to go from within India any place to any place in search of job। अब राइट टू एजुकेशन भी जुड़ा है, राइट टू फूड भी जुड़ा है। यही तो 4-5 अधिकार है। राइट टू वोट, इलेक्ट योर ओन रिप्रेजेंटेटिव, यही 5-6 अधिकार भारतीय जनता के पास है। मोदी जैसे लोग, जो लोग फासिस्ट क्रिमिनल होते हैं मेंटली, उनकी चिंता हमेशा रहती है कि किसी के पास कोई अधिकार नहीं रहे, सारा अधिकार हमारे हाथ में केंद्रित हो जाए। ये जो एकेश्वरवाद, ये जो एक में समाहित सारी चीजें, एक वन नेशन वन इलेक्शन, इनकी डिक्शनरी में 2 नाम का कोई नंबर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। मैं इसको बार बार कहता, वन मीन्स व्हाट? वन मीन्स डिक्टेटर। ठीक है, एक ही आदमी का विल हो। तो 75 वर्षों में भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और पिछली सरकारें जो हैं, वो जनता को सक्षम सजग नागरिक बनाने के लिए, अधिकारों की उनकी सुरक्षा के लिए एक एक इंस्टीट्यूशंस बनाते रहे। आपका सीएजी वही है, आपका आरटीआई वही है, आपकी अदालतें वही हैं। ये सारे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए स्तंभ हैं। प्रेस भी वही है, फ्री प्रेस भी वही है। अब इनको शिकायत ये हो रही है कि पिछली सरकारों ने इतने अधिकारों को बचाए रखने के लिए स्तंभ क्यों दिए। मुझे देखो, मैंने पिछले 10 साल में हर चीज को खत्म कर दिया। आपने क्या किया है? आपने न्यायपालिका पर दबाव बनाया है, आपने प्रेस खरीद लिया है, आपने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने धमकाने के लिए किया है, आपने क्या किया है? आरटीआई को भोथरा बना दिया है, आपने राइट टू फूड को 5 किलो अनाज में ट्रांसलेट कर दिया है। आपने किया क्या है? आपने जनता के नागरिकता बोध को खत्म करने के लिए, उसके नागरिक अधिकारों को खत्म करने के लिए जितने कदम आपने उठाए हैं, वो कदम आपको काफी अभी भी नहीं लगते हैं। मतलब कि अगर आप जीतेंगे, जैसे आप आज बोल रहे हैं सीए एनआरसी, जिनके वोट से आप जीत कर आए हैं, उनको आप कहते हैं कि अपनी नागरिकता सिद्ध करो। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब
अगर यही बात है तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए आज के दिन में, अगर आपको अपने देश के नागरिकता, लोगों की नागरिकता पर संदेह है, तो उनके वोट पर आप जो चुनाव जीत कर आए हैं, तो आपकी नागरिकता भी संदेहास्पद है, तो क्यों नहीं आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए? क्योंकि आप तो मान चुके हैं कि नागरिकता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? ये हमारी सरकार है। अगर अगर एनआरसी की बात करें हम, अगर या सीए की जो भी है, तो भारत के जो मूल निवासी हैं, जिसको हम आदिवासी इनको बोलते हैं, जो कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई का बिगुल फूका था, उन आदिवासी का पेपर ही नहीं होता है, वो जंगल में रहते हैं। सबसे पहले आप आदिवासी को देश से भगाने की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और ये है, मेरा सवाल दूसरा रहेगा सुब्रतो जी, ये जो आपने नरेंद्र मोदी के जो 5 किलो अनाज की बात किया है, बताया है, और नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत अच्छा से फ्लैश भी कर रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट नहीं आएगी तो 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा आप लोगों को, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो 5 किलो उनको अनाज। कोई पूछे ना, राइट टू फूड, फूड फॉर ऑल प्रोग्राम उसके बाप का चलाया हुआ था क्या? किसका चलाया हुआ था? फूड फॉर ऑल प्रोग्राम कब का चलाया हुआ था? इंदिरा गांधी के जमाने का है, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे राजनीति में। क्या बातें करते हैं? किसके सामने बातें करते हैं? उन गधों के सामने बातें करते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है, 40 साल पीछे देखने की ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, ना इंफॉर्मेशन है। अगर सब कुछ है भी तो हिम्मत नहीं है बात करने की, सवाल तो पूछने की। मेरा यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि दो पॉलिटिक्स है, एक नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है और एक पॉलिटिक्स आपको विपक्ष में है, जो अरविंद केजरीवाल की जो सबसे अधिक स्पष्ट किया हुआ जो पॉलिटिक्स है वो है। दोनों ही फ्री की बात करते हैं, दोनों ही मुफ्त देने की बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार देने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं। तो 24 का लोकसभा चुनाव में जो ये दो फ्रीबीज हैं, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली देने के बाद और 5 किलो अनाज देने की बात, दोनों टकराव कहाँ दिख रहा है आपको? दोनों क्या देखो, है? केजरीवाल का जो पॉलिसी है ना, वो फ्री बीज होते हुए भी वो एक गवर्नमेंट पॉलिसी है टुवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, जैसे मैंने पहले भी कहा है 1000 बार। मोदी जी जो 5 किलो अनाज की बात करते हैं, वो भीख देने की बात करते हैं। मोदी जी का मॉडल भिखारी बनाने का है, केजरीवाल का मॉडल जो है वो आत्मनिर्भर बनाने का है। जबकि मोदी जी आत्मनिर्भरता का नारा देते थे। आत्मनिर्भर कोई अगर देश की जनता को बनाना चाहता है तो वो उसको भीख पर जिंदा नहीं रखता है। भीख देना किसी को आत्मनिर्भर बनाना नहीं होता है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप उनके जो बेसिक बुनियादी जो जरूरतें हैं उन पर जो जनता के खर्च होते हैं उसमें आप कटौती करके उसी पैसे को बचाकर वो अपने जीवन के स्तर को डेवलप करने के लिए कोशिश करता है, वो एक बेहतर जिंदगी जीता है। और जब आप बेहतर जिंदगी जिएंगे तो आप बेहतर तरीके से सोचेंगे, आप बेहतर तरीके से समाज के लिए प्रोडक्टिव होंगे। भिखमंगा क्या प्रोडक्टिव होगा? अगर आप भिखमंगा बना के रखते हैं 80 किलो 82 करोड़ आदमी को, जबकि मैं आज आपको बता देता हूँ ये 82 करोड़ वाला भी झूठ है। ये मुश्किल से 7-8 करोड़ आदमी तक यहाँ पहुंचता है। ये भी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। खैर अभी आज का वो विषय नहीं है, उस पर कभी बात करेंगे। केजरीवाल जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर रहा है। देखो, दो चीजें होती है, एक लेंथ ऑफ लाइफ होता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। एक आदमी 90 साल तक जिया, जानवर जैसा जिया, खाया पिया मरा, है ना, आधा पेट खाया, बिना इलाज के रगड़ रगड़ के एनिया रगड़ रगड़ के मर गया। एक आदमी 50 साल जिया, एक आदमी 36 साल जिया। पास कितने साल जिए? पंजाबी कवि, विद्रोही कवि पास कितने साल जिए? चे गुवेरा की क्या उम्र थी? कई साल जिए थे। चे गुवेरा की कितनी उम्र थी जब वो मारे गए? That is quality of life. It is not, it is always between the length of life and the quality of life. लड़ाई इन दोनों में हमेशा चलती रहेगी कि कितनी उम्र तक जिए और क्या क्वालिटी रही आपके जीवन की। तो खैर मैं फिलोसफी में नहीं जा रहा हूँ। तो केजरीवाल जो साधारण आदमी के लिए कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं।
कि आपकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। मोदी जी जो कर रहे हैं आपके भिखारित्व में सुधार आए, यानी आप और भी बड़े भिखारी बन जाएं, अब पंगु बन जाएं, है ना। जो नवीन पटनायक, एक्चुअली मोदी का जो फॉर्मूला है वो नवीन पटनायक का है। नवीन पटनायक जब पहली बार उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर बने थे तब उसने 1 किलो में चावल और देना शुरू किया, महीने में 20 किलो चावल 1 रुपए किलो, यानी 20 रुपए। उसके चलते उड़ीसा में क्या हुआ कि आज आपको लेबर नहीं मिलता, क्योंकि 20 रुपए जिसके पास है वो महीने भर का चावल ले लेता है प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति। मेरे बहुत सारे मित्र जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में गए थे उड़ीसा में, उन लोगों को फार्मिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि उनके पास लेबर ही नहीं था। लेबर लोग बोले कि नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा काम, क्या जरूरत है। 20 रुपए तो भीख मांगने पर भी मिल जाते हैं, और उतने में 20 किलो चावल आ रहा था। अब 20 किलो चावल से ज्यादा एक आदमी खा नहीं सकता है महीने में। फिर तो आप पंगु बनाने की राजनीति कर रहे हैं, आप भिखमंगा बनाने की राजनीति कर रहे हैं। उसको डोल कहते हैं, DOLE। फ्रीबी और डोल में फर्क होता है। इस चीज को आज समझा देता हूं मैं दर्शकों को। फ्रीबी कुछ नहीं होता दुनिया में। जनता के टैक्स के पैसे का एक हिस्सा उसकी सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। तब दिल्ली में लेडीज को, कर्नाटक में लेडीज को बस का किराया माफ होता है। जनता के टैक्स का एक हिस्सा जनता पर ही खर्च किया जाता है उसकी भलाई के लिए। तब 200 यूनिट बिजली, 200 लीटर पानी रोज मुफ्त मिलता है। मुफ्त थोड़े होता है, आपने पैसे नहीं दिए डायरेक्टली। जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, उसी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सुब्रतो जी कि नरेंद्र मोदी अपना प्राइवेट वाहन खरीदते हैं उसी पैसा से। नरेंद्र मोदी अपना घर बनाते हैं 20,000 करोड़ से अपने पैसे, उसी पैसे से। अरविंद केजरीवाल प्राइवेट जेट और बंगला ना खरीद करके जनता को ही वो रुपया दे देते हैं। जनता को रुपया दे देते हैं, यही करते हैं। तो और ये जो वो बात वहां तक ही नहीं है सिर्फ, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो ये 5 किलो राशन देने में जो इनको 1.25 लाख या 2 लाख करोड़ रुपया महीने में खर्चा, साल में खर्चा होता है, ये पैसा तो हमारे ही टैक्स से आया है ना। लेकिन उसको आपने उपयोग कैसे किया, यही चीज में यहाँ पर ये समझने की बात है। वो तो देखो 35 साल तक भिखमंगा था, 35 साल का भिखमंगा अगर राजा के पोस्ट पर बैठे रहे तो वो तो इधर उधर अनाप शनाप खर्चा करेगा अपने सुख सुविधा के लिए। 50 कपड़े खरीदेगा, हवाई जहाज खरीदेगा, कार खरीदेगा। आखिर भिखारी को अगर बैठा दोगे साग के खेत में तो क्या करेगा, उसको चुनने टूंगने का तो भूनने का फुर्सत तो है नहीं। वो कबाड़ेगा मुंह में डालेगा, कबाड़ेगा मुंह में डालेगा, भिखमंगा यही करता है, भुक्कड़। तो वो चीज वो मोदी कर रहा है, वो उसका व्यक्तिगत बात है, मैं छोड़ो उसको। मैं कह रहा हूँ कि जो 2 लाख करोड़ रुपया साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं वो जनता के टैक्स से आया है ना। और उसी जनता के टैक्स से आया है जिसका एक 82 करोड़ आपके कहने के अनुसार वो भी तो टैक्स देते हैं ना दूसरे तरीके से। लेकिन आप उस टैक्स को यूज कैसे कर रहे हैं, आप डोल देकर कर रहे हैं, भीख देकर कर रहे हैं। फ्री बी और भीख में ही फर्क है। फ्री बी वो होता है जो जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए गए जो कार्य होते हैं, जो रियायतें सरकारें देती हैं, उनको फ्री बी कहते हैं। और जो जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए, भिखमंगा बनाए रखने के लिए जो आप झोला पकड़ा के खड़ा कर देते हैं, मोदी झोला पकड़ा के, उसको भीख कहते हैं, उसको डोल कहते हैं। डोल और फ्री बी में ये अंतर। ये सुब्रतो जी आपने बहुत अच्छे से समझाया चीजों के बारे में। मैं थोड़ा सा अंत करने के पहले एक मैं उदाहरण देता हूँ एक जमींदार के बारे में। जमींदार का कहना था कि जमींदार कहीं बोले थे कि गरीब आदमी को 2 रुपया दे दो लेकिन ज्ञान मत दो, शिक्षा मत दो। अरविंद केजरीवाल में और मोदी में यही फर्क है। अरविंद केजरीवाल लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी बिजली जैसी सुरक्षा, महिला सुरक्षा जैसी बातें कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2 रुपया दे करके उसका जिंदगी लूट रहे हैं। भिखारी बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं, भिखारियों की फौज बना रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में यह जो चीज दिख रहा है, ये जो नरेंद्र मोदी का 5 किलो अनाज जो भीख देने की बात कर रही है, और अरविंद केजरीवाल या लेफ्ट के पॉलिटिशियन या कांग्रेस जो भी है, इन तमाम लोगों के बीच जो
शिक्षा स्वास्थ्य देने की बात चल रही है, दोनों की लड़ाई है। आम जनता को देखना पड़ेगा कि दोनों की लड़ाई में वो किसे पसंद करती है। वो शिक्षा को चुनती है या 2 रुपया भीख को चुनती है, 5 किलो अनाज को चुनती है, ये उनको तय करना है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। सुब्रतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई है और 24 के चुनाव में जिस तरह से चीजें चल रही है उसके बारे में अच्छा रखा है कि ये मोदी 5 किलो अनाज की तरह किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। হয়ে গেছে আবার আমি যাচ্ছি बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ধন্যবাদ